हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा और अब हमारे सामने आ जाता है कि अब हम लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। जैसा कि आपने देखा होगा जिसमें मैंने एईडीओ के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किया है, उस सिलेबस में बताया गया है कि इस एग्जामिनेशंस में क्वालिफाइंग है, जिसमें कि हिंदी है, जिसमें कि इंग्लिश है, ये सभी के सभी पेपर इसमें क्वालिफाइंग है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि जनरल स्टडीज है और साथ साथ में जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस है ये केवल एक स्तरीय एग्जामिनेशन है, यानी कि इसमें केवल और केवल आपको एक चरण का एग्जामिनेशंस है। आप एक बार इसको अगर निकाल लेते हैं तो फिर आराम से आप जो है वो आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें लाने का प्रयास करना है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जनरल स्टडीज की अगर हम लोग बात करें तो जनरल स्टडीज में मूल रूप से कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसमें हिस्ट्री हो जाता है, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी होगा, साथ साथ में यदि हम लोग देखें तो इसमें पॉलिटी है, यानी कि जो आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गवर्नेंस के बारे में है। साथ में अगर हम लोग देखें तो इसमें इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा साइंस है, इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, ये पूरा का पूरा हमारा जो पार्ट है जनरल स्टडीज का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। साथ साथ में मैथ और रीजनिंग तो है ही। अब यहाँ पर आज से हम लोग मेरे चैनल पर आपको इन सभी पेपर का यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का एक डिटेल पूरा का पूरा सीरीज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज इसकी शुरुआत होगी ज्योग्राफी के साथ में। ज्योग्राफी का ये जो पहला पार्ट है इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसका आज चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर, जिसको कि हम लोग लैटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आइए पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान ले, साधारण सा। क्योंकि देखो क्या होता है कि भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष माना जाता है अक्षांश और देशांतर को। कारण उसके पीछे ये है कि भूगोल क्षेत्र का अध्ययन करता है। यदि हम लोग किसी भी भाग का, सपोज करो कि भारत के मानचित्र को ही अगर हम देखें तो इस मानचित्र में हम जैसे ही चर्चा करते हैं कि सपोज कीजिए कि यदि हम देखें तो भारत की मानचित्र के बारे में अगर हम लोग जैसे देखते हैं तो जैसे ही चर्चा होती है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम लोग जैसे बताना शुरू करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भाग में देखें तो 8 मिनट 4, ठीक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के अधिकतम इसका विस्तार कितना है, तो लिखते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। ये जब हम शब्द लिखते हैं तो इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होता है ये भारत के अक्षांश के विस्तार के बारे में बता रहा है। इसके अलावा यदि हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी देख लें तो यहाँ पर इसकी शुरुआत कितनी है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से है। क्लियर। तो जब यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये सब जब हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है हम भारत के किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम भारत के अक्षांश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देशांतरी विस्तार भारत की कितनी है, तो लिखते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के अधिकतम इसका विस्तार कितना है, तो कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। तो जब ये बात आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये चर्चा किसकी कर रहे हैं, तो ये चर्चा हम कर रहे हैं भारत के देशांतर विस्तार की, जिसको कि हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इस आधार पर दुनिया भर में किसी भी क्षेत्र का जब हम लोग लोकेशन देखना चाहते हैं, यानी ग्लोबल लोकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ग्लोब में लोकेशंस के लिए हमें आवश्यकता होती है इन दोनों शब्दों की, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं अक्षांश और देशांतर। अब इस संदर्भ में सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो आइए पहले जान ले कि अक्षांश होता क्या है। ये सभी जो रेखा तुम देख रहे हो, यानी कि अगर हम लोग देख ला, ये वाले जितने भी रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा जितनी भी है इन्हीं रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये ग्लोब में कैसे बनाई जाती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये ड्रॉ की जाती है और यह एक कंप्लीट सर्कल होता है। यानी एक पूरी तरह से यह एक प्रकार का यह वृत्त है।
ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये वृत्त है। अक्षांश किसी क्षेत्र का ग्लोब के केंद्र से कोणीय दूरी होता है। यानी कि अगर हम किसी भी क्षेत्र के अक्षांश के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो ये अक्षांश कैसे निकाला जाता है। तो इस अक्षांश को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी होती है किसी भी भाग की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे ही अक्षांश कहा जाता है किसी क्षेत्र का। तो यदि उत्तरी गोलार्ध में होगा तो नॉर्थ लिखेंगे, और यदि यहाँ पर किसी तरह का यदि अक्षांशीय विस्तार हम गणना इधर करेंगे तो यहाँ पर हम साउथ लिखेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर आ जाता है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, और अगर यहाँ पर 45 डिग्री आता है तो 45 डिग्री हम साउथ लिखेंगे। याद रखिएगा, अक्षांश किसी क्षेत्र के ग्लोब से क्या है, तो यह ग्लोब से इसकी कोणीय दूरी होती है। दूसरा पक्ष कहता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो स्वाभाविक है कि एक गोलार्ध में की अगर हम लोग चर्चा करें, यानी एक गोलार्ध की यदि हम चर्चा करें, तो एक गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो 0 से लेकर के अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा, तो 90। तो यहाँ पर 90 नॉर्थ हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इसके दक्षिण के भाग को यानी देखें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इधर भी अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री यह साउथ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ, तो यानी कि कुल अक्षांशों की संख्या 180 हो जाती है। और ये जो रेखा हम देख रहे हैं, यानी ये जो सबसे बड़ी रेखा है, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को हम किससे दिखलाते हैं, तो इसको 0 डिग्री से दिखलाते हैं। तो अगर इसमें 0 डिग्री को ऐड कर दिया जाए, यानी इसमें यदि 0 डिग्री जोड़ दिया जाए, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, तो 181 होगी। याद रखिएगा, यदि प्रश्न कभी पूछे कि अक्षांशीय वृत्त की संख्या कितनी होगी, तो ये अक्षांशीय वृत्त की संख्या कुल मिलाकर 179 होगा, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में किसी भी प्रकार का अक्षांशीय वृत्त का निर्माण नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अक्षांशीय वृत्त के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए तो वृत्त की संख्या 179 होगी, और अगर अक्षांश की संख्या पूछी जाए तो अक्षांश की संख्या 181 होगी। और यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है कि कुल अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांशों की संख्या 181। और यदि प्रश्न रहे कि अक्षांशीय वृत्त यानी कि सर्कल कितने होंगे, तो अक्षांशीय वृत्त की संख्या होगी 179 होगी। भूमध्य रेखा को विरहद वृत्त कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर तुम देख रहे हो, तो जैसे यदि हम इस मैप में देखें, यानी इस डायग्राम में, सॉरी, इस डायग्राम में यदि हम देखते हैं, तो यहाँ वाला यदि आप देख रहे हैं तो ये वाला जो है ये सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है, यानी कि ये 0 डिग्री वाले वृत्त हैं। अब इसके बाद के जितने भी वृत्त को तुम देख रहे हो, यानी यहाँ से हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वृत्त की जो लंबाई है ये धीरे धीरे कम होते हुए चली जा रही है। तो चाहे हम लोग नॉर्थ में जाएं और या फिर हम इसके साउथ में आ जाएं, तो वृत्त की संख्या जो है वो क्या होगी, घटते जाएगी, यानी कि उसकी लंबाई जो है वह घटती जाएगी। दूसरा क्या होता है कि भूमध्य रेखा की एक और खासियत है, भूमध्य रेखा संपूर्ण ग्लोब को दो भाग में बांटता है। ठीक है, उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यह विरहद वृत्त कहलाता है, क्योंकि वृत्त की लंबाई घटते चली जाती है 0 डिग्री से, जैसे जैसे उत्तर, या 0 डिग्री से जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, अक्षांशों के द्वारा क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण का ज्ञात होता है। ठीक है, यानी यदि जैसे अभी हम तुमको बता रहे थे कि इंडिया के मैप को अगर हम देखते हैं, तो क्या किसी भी अगर अक्षांश, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो भाग है ये इंडिया का नॉर्दर्न भाग है, और ये वाला इंडिया का भाग जो है वो ये सदर्न भाग है। तो अक्षांश के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष का हम लोग क्या पता लगा जाते हैं, तो इसका नॉर्थ और साउथ हमें पता चलता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसी तरह से यदि हम लोग बात करें, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती 111.13 किलोमीटर होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी।
यानी दो अक्षांश को यदि हम देख रहे हैं तो इन दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी यह कितनी होगी, तो यह 111.13 किलोमीटर होती है। और यह दूरी भूमध्य रेखा यानी यहाँ से लेकर के और हम लोग नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो ये दूरी जो है यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यह हर एक जगह पर बराबर होगा, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी दो अक्षांश के बीच की बात की जाए या फिर सदर्न हेमिस्फीयर के किसी भी क्षेत्र के बारे में बात किया जाए। चूंकि यह दूरी बराबर होती है इस वजह से इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग समानांतर रेखा या हम इन्हें पैरेलल भी कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि चूंकि दूरियां जो हैं वह बराबर होती हैं तो इस वजह से यानी कि दो दिशा अक्षांश रेखा की दूरी जो है वह बराबर होती है, इस वजह से इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग समानांतर भी कहते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा के समानांतर ये सभी चलती है। ठीक है, चलिए तो अक्षांश के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चला होगा। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे के बारे में बात करें यानी कि देशांतर के बारे में चर्चा करें तो ध्यान से देखो, जो देशांतर रेखा होती है यह कैसे होती है, तो यह जो है यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये नॉर्थ पोल है जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये वाला जो एरिया होता है इसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देशांतर बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यह एक भौगोलिक निर्देशांक है जो पृथ्वी के सतह पर किसी भी स्थान के पूर्व से पश्चिम की स्थिति बताती है। यानी जैसे हम लोग अक्षांश के बारे में अभी देख रहे थे कि अक्षांश क्या करता है, तो अक्षांश जो है वो उत्तर और दक्षिण बताता है। तो यदि हम लोग देशांतर रेखा के बारे में बात करें तो देशांतर क्या बताता है, तो देशांतर किसी भी क्षेत्र विशेष का पूरब और पश्चिम के बारे में बताता है। क्योंकि ये रेखा कैसे खींची जाती है, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से खींची जाती है। तो स्वाभाविक है यह किसी भी एरिया के बारे में उसके वेस्ट और ईस्ट के बारे में वह इंफॉर्मेशन देता है। जबकि अक्षांश रेखा हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कुछ ऐसे बनाते हैं, और अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, तो किसी भी स्थान का नॉर्थ और साउथ के बारे में पता चलता है। तो अब जैसे हम इंडिया के जैसे देख रहे हैं तो इंडिया का देशांतर रेखा तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो लिखे हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर लिख रहे हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। क्लियर? आइए अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को देख लें। इस रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं। क्लियर? साथ साथ में यदि हम देखें तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं, और इसे हम लोग ग्रीनविच टाइम जोन्स भी कहते हैं। तो इसे हम लोग जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसे हम लोग कहते हैं। क्लियर? दो देशांतर रेखा की जो मध्य दूरी है, ठीक है, कितनी है, तो ये 111.32 किलोमीटर दूरी इसकी होती है। और यह दूरी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी जो दूरी हम यहाँ पर देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग मान के चले कि यह जो है यह भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर जो दूरी हम देखते हैं दो देशांतर रेखा के बीच में, यह दूरी जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं या फिर जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं, दो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है यह क्या होगी, तो यह घटते चली जाती है, यह कम होते हुए चली जाती है। क्लियर? इसी वजह से देशांतर रेखा को हम लोग कभी भी समानांतर नहीं कहते हैं। जैसा भी आप देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा को हम समानांतर कहते हैं क्योंकि सभी रेखाएं जो है वो बराबर बराबर हैं। लेकिन देशांतर रेखा को हम लोग समानांतर नहीं कहते हैं। समानांतर क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि देशांतर रेखा के साथ में क्या होता है कि हम लोग जब ये लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन जो है ये इस तरह से ये ड्रॉ इस सॉरी जैसे देशांतर रेखा की यदि हम लोग बात करें तो देशांतर रेखा में क्या होता है, तो देशांतर रेखाएं जितनी भी हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की जो लाइनें हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो रेखा होती है
यह रेखा जो है वो एक दूसरे के नजदीक होते हुए चली जाती है, इसीलिए जो दूरी हमें यहाँ देखने को मिलता है यह दूरी हमें इधर देखने को नहीं मिलता है, और ये भी दक्षिण में भी उत्तर में दोनों में ऐसी स्थिति है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, देशांतर रेखा के द्वारा किसी भी क्षेत्र का क्या बताया जाएगा, तो देशांतर रेखा के द्वारा किसी भी क्षेत्र का पूरब और पश्चिम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यदि पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। अब इन सभी बातों को जानने के बाद आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें देखते हैं। क्लियर। आइए पहले प्रश्न को हम लोग थोड़ा देखें। अब देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है यह प्रश्न आपके सामने है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो स्वाभाविक है कि आप सभी को अभी पता हो गया होगा कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। और अगर अक्षांश यानी कि अक्षांश वृत्त की संख्या यदि पूछा जाए कि वह कितनी है, तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा, तो सॉरी आप इसका जवाब दीजिएगा अक्षांश वृत्त की संख्या जो है वो 179 है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भूमध्य रेखा किस प्रकार की रेखा है। ठीक है, तो जैसे भूमध्य रेखा हम बात करेंगे तो ये देशांतर के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि भूमध्य रेखा हम जब भी प्रयोग करेंगे तो यह अक्षांश के लिए प्रयोग करेंगे। यानी भूमध्य रेखा जो है वो किस प्रकार की रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट आपने देखा कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, तो 360 होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर विरहद वृत्त किसे कहते हैं। तो विरहद वृत्त किसे कहते हैं, तो अभी जैसा मैंने बताया भूमध्य रेखा, क्योंकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे या भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ चले जाएंगे, जो रेखा है यानी इसका जो वृत्त है उसकी लंबाई धीरे धीरे क्या होगी, तो वह लंबाई घटते चली जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न कह रहा है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति कैसे होती है। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति जो होगी वह हमेशा एक समान रहता है। यानी क्या होगा, तो दिन और रात की स्थिति वहाँ पर हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ग्लोब के यानी कि हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है सूर्य के चारों ओर, तो एक बार सूरज कहाँ पे होता है, तो एक बार सूर्य उत्तरायण होता है। तो जब सूरज उत्तरायण होगा यानी कि जब सन की स्थिति यहाँ पर होगी, तो ये कहलाता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और एक बार सन की स्थिति किधर होगी, तो दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ। क्लियर। तो ये जो है इससे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और इससे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और ये हमारा है 0 डिग्री। ठीक है, तो सूरज की स्थिति इधर भी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य की स्थिति या तो इधर होगी या इधर होगी या फिर इधर होगी। याद रखिएगा जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य यहाँ पर जब होता है तो यहाँ पर लंबवत कब होता है, तो याद रखना है 21 जून को होता है। और इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम लोग समर सोलेस्टिस बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध का। और यहाँ पर ये लंबवत कब होता है, तो यहाँ पर ये लंबवत होता है 22 दिसंबर को। तो जब 22 दिसंबर को लंबवत होता है तो इसका मतलब है कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर दिन की लंबाई सबसे अधिक होगी। जब यहाँ पर होगा तो दिन की लंबाई सबसे अधिक यहाँ पर होगी, और यहाँ पर होगा तो दिन की लंबाई सबसे अधिक यहाँ पर होगी। 0 डिग्री पर 2 बार सूरज लंबवत होता है, एक बार होता है 21 मार्च को और एक बार होता है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की जब ये स्थिति होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। और इक्विनॉक्स की स्थिति में संपूर्ण ग्लोब पर यानी पूरे के पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि चूंकि सूरज या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ पर आती, इस वजह से जो 0 डिग्री वाला रहता है एरिया, इस जगह पर दिन और रात की स्थिति हमेशा बराबर होती है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अब देखो यह है समर सोलेस्टिस, ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूरज किस अक्षांश पर लंबवत होता है।
क्लियर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि किस अक्षांश पर लंबवत होगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रेखा को ही हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, या इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज को ध्यान रखोगे, जैसे ग्रीष्म क्रांति जब पूछ रहे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति कब होगा, तो 21 जून को होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, तो यह 22 दिसंबर को होगा। जब हमारे यहाँ सूरज उत्तर के में जब ये होगा ग्रीष्म संक्रांति, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि जब सूरज यहाँ पर यानी 23.5 डिग्री के पास जब यहाँ पर होगा, लंबवत इस जगह पर होंगे, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है। जबकि जब दक्षिणी गोलार्ध में सूरज लंबवत होता है इस जगह पर, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होगा। तो चूंकि समान रूप से ग्रीष्म संक्रांति जो बात पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, तो इस वजह से सूरज किस अक्षांश पर लंबवत होगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अब यहाँ पर कह रहा इनमें से कौन असत्य है, 0 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण। देखो इसका सही जवाब क्या होगा, तो हम लोगों ने 0 डिग्री को न तो उत्तर कह सकते न इसे हम लोग दक्षिण कहेंगे। ठीक है, जबकि 45 डिग्री नॉर्थ भी हो सकता है, 66.5 डिग्री भी नॉर्थ हो सकता है, 90 डिग्री साउथ भी हो सकता है, 90 डिग्री नॉर्थ भी हो सकता है। तो जो कह रहा असत्य है वो क्या असत्य है, तो ये होगा 0 डिग्री उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अक्षांश किसे दर्शाता है, यानी अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, स्थलों की पूर्व पश्चिमी स्थिति, तो स्थलों की पूर्व पश्चिमी स्थिति देशांतर से पता चलता है। स्थलों का उत्तर और दक्षिण स्थिति, ठीक है, यानी किसी भी स्थल का जो नॉर्थ और साउथ का जो पोजीशन होता है वह किससे पता चलता है, तो वह हमें पता चलता है अक्षांश से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय IST किस देशांतर से निर्धारित होता है। ठीक है, यानी कि जिससे हम लोग भारत का मानक समय कहते हैं वो कितने डिग्री देशांतर पर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखो 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 का मतलब होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 60 मिनट। जब हम हाफ लिखते हैं इसका मतलब होता है 30। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, तो इसका मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, तो जब ये लिख रहे हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो हाफ का मतलब 30 मिनट, तो इसका मतलब 82.5 डिग्री पूरब, जिसको हम लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। ठीक है, यह निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस देशांतर पर आधारित है। ठीक है, तो जैसा अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि 180 डिग्री देशांतर जो है उसे ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और याद रखिएगा यह लाइन जो है यह सीधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्थान का देशांतर 82.5 डिग्री पूरब है, तो ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से इसका समय का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से पृथ्वी जो घूर्णन करती है, क्लियर, तो इसमें क्या होता है कि यह 1 डिग्री को पार करने में इसे लग जाता है 4 मिनट। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस आधार पर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है। 15 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगेगा, तो 60 मिनट इसे लगता है, यानी कि 1 घंटे के आसपास में लगता है। पृथ्वी घूर्णन कैसे कर रही है, तो इसे भी हमको याद रखना है कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में यह घूर्णन करती है। अब इस आधार पर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि यह 0 डिग्री हम देखते हैं और यहाँ पर यदि हम देखते हैं 82.5 डिग्री, ठीक है, यानी कि यह पूरा बता रहा है, तो कह रहा है कि कितने घंटे का इसमें अंतर होगा। याद रखिएगा 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, यानी कि 328 मिनट।
अब देखिए क्या है कि यदि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय यदि लग रहा है, तो जैसा मैंने बताया कि हाफ का मतलब होता है 30, तो इसका मतलब है इसे पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो 2 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब है कि 82.5 है, 82 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया तो हाफ का कितना होगा? तो इसमें हम लोग +2 जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 डिग्री और भारत का जो मानक समय रेखा है यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, इसके अंतर कितने होंगे? तो यह 330 मिनट का अंतर होगा। और यदि 330 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदल देते हैं भाग दे करके, तो फिर कितना हमारा आ जाता है? ये हो जाता है 5 घंटा, ठीक है? यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है? चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी स्थिति क्या होगी? तो 5 घंटा 30 मिनट यह आगे जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री पूरब है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस जिले में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ठीक है। तो यहाँ पर देखो भारतीय मानक समय पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन-कौन से राज्य हैं? तो अगर ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है? यानी 1, 2, 3, 4 और यह 5। ठीक है? और यह दोनों कहाँ पर आकर के मिलती है? तो ये स्थान है कोरिया, जहाँ पर यह दोनों रेखाएँ यानी कि भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरता है, जो कि 23.5 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, यह कितने राज्यों से गुजरता है? तो याद रखना है यह टोटल 8 राज्य से गुजरता है। क्लियर? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो है और साथ में हम लोग जो देख रहे हैं 82.5 डिग्री, ठीक है? तो ये और ये दोनों किस जगह पर एक दूसरे को काटता है? तो वो स्थान है कोरिया, ठीक है? और आपसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने राज्यों से भारत मानक समय रेखा गुजरता है? तो इसकी संख्या है 5, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है यदि किसी स्थान पर स्थानीय समय 3 घंटा 20 मिनट आगे है, कहाँ से? तो जीएमटी से आगे है, तो बताइए कि वहां का देशांतर क्या होगा? ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दे दिया है 3 घंटा 20 मिनट आगे, तो 3 घंटा का मतलब हो जाता है कि यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 इंटू 3 का मतलब ये हो जाएगा कि 180 मिनट, ठीक है, प्लस 20 मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला, तो इसका मतलब है इसमें हम लोग 20 मिनट जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 200 मिनट्स वह आगे है। याद रखना है 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट का समय लग रहा है? तो 4 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 डिग्री पूरब की यदि हम लोग बात करें तो 50 इंटू अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो टोटल हो जाता है 200 मिनट्स। इसका मतलब है कि वह देशांतर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री पूरब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा? तो भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा हो गया 23.5 डिग्री साउथ। पूछ रहा है किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप है। यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप जो तुम देख रहे हो, यहाँ से यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी इसके नॉर्दर्न साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरफ से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। यदि इधर हम लोग देखते हैं तो इधर से भूमध्य रेखा गुजरता है और यदि इधर हम लोग देखते हैं तो इधर से ये मकर रेखा गुजरता है। यानी यहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देख लें इस पॉइंट्स पर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भूमध्य रेखा कहाँ-कहाँ से गुजरा, देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि यह
कर्क रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। यह वाला जो तुम देख रहे हो, ये किसका है? तो यह भूमध्य रेखा वाले देश का नंबर है। और यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये है मकर रेखा। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर तुम देखो, तो देखो नॉर्थ अमेरिका में कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? तो मैक्सिको और द बहामास से ये क्रॉस करता है। और अफ्रीका से ये क्रॉस करता है कहाँ कहाँ से? तो कर्क रेखा अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, माउरीटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है। एशिया से कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है? तो सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। जबकि हम लोग अगर देखते हैं भूमध्य रेखा, तो इक्वेटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री, ये कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है? तो अगेन यह नॉर्थ अमेरिका नहीं बल्कि साउथ अमेरिका। लेकिन हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि अफ्रीका, और अफ्रीका में कहाँ कहाँ से क्रॉस करता है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइलैंड्स नेशन है सौ टोमो और प्रिंसिप, इसके अलावा गैबोन, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है। और फिर अगर हम लोग देखते हैं तो एशिया से भी यह क्रॉस करता है। ठीक है, भूमध्य रेखा। और जब मकर रेखा को देखते हैं तो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, साथ साथ में चिली। अगेन यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि अफ्रीका में भी ये कई देशों से गुजरता है, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक और मेडागास्कर हैं। साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी ये पार करता है। तो ये प्रश्न को अगर हम देख रहे हैं तो ये कह रहा है किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो याद रखिएगा, यह केवल और केवल कौन सा देश है? तो यह केवल और केवल अफ्रीका है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग देखें तो मध्य रात्रि सूरज किस अक्षांश में दिखाई देता है? ठीक है। तो यह दिखाई देता है 66.5 डिग्री। वो चाहे नॉर्थ हो या चाहे साउथ हो, यानी 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक हमें मध्य रात्रि सूरज की स्थिति दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है 21 जून को सूर्य निम्न में से कहाँ लंबवत होगा? ठीक है। तो 21 जून इसका मतलब है समर सोलेस्टिस है। ठीक है, यानी कि ये कैसे स्थिति है? तो इससे हम लोग ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यह कहाँ पर होगा? तो यह कर्क रेखा पर, यह आप कह सकते हैं कि लंबवत होगा। तो जब ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा को हम लोग कितना डिग्री कहते हैं? तो कर्क रेखा हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। और भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत से कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरता है। उनके क्या क्या नाम हैं अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर याद रखना है। पहला जो राज्य हो जाएगा गुजरात है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो राजस्थान है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ है। ठीक। इसके बाद वेस्ट बंगाल, और इसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा, और इसके बाद हम देखते हैं मिजोरम। ठीक है। तो मतलब ये हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि कितने राज्यों से गुजरता है? तो कुल 8 राज्यों से यह गुजरता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत के पश्चिम और पूर्वी देशांतर का अंतर लगभग कितना है? यानी ये वाला जो एरिया हम देख रहे हैं ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। और यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो हम एरिया देख रहे हैं तो लगभग इसका अंतर है 30 डिग्री का। कितना अंतर है? 30 डिग्री का। अभी जैसा मैंने कहा 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट? तो 4 मिनट। तो 30 इंटू अगर हम 4 कर देंगे तो 120 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी भारत के
पश्चिम और भारत के पूरब के बीच में। तो 120 मिनट का मतलब ये हो जाएगा कि ये 2 घंटा। तो भारत के पश्चिम और पूरब के बीच में कितना अंतर हो जाएगा? तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट्स को आप समझ चुके होंगे कि यदि प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पश्चिम पूर्वी देशांतर में लगभग कितना का अंतर होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 2 घंटे का। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस कारण से टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह सीधी इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं तो इससे एक दिन जो है वह घट जाता है या फिर एक दिन बढ़ जाता है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया है ताकि द्वीप समूह में जो है वह किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है वह सीधा नहीं बनाया गया है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरह से यदि देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से क्रॉस करता है, तो यह पूरी तरह से ये पार कहाँ से करता है, तो प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के जितने भी द्वीप समूह हैं उस कारणवश में इस रेखा को थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि टेढ़े बनाए गए हैं। यानी कि यह रेखा, यानी कि यदि कोई द्वीप आ गया है तो उस द्वीप को इधर रख दिया गया है या इस द्वीप को पूरी तरह से एक ओर रख दिया गया है। ठीक है, तो द्वीप समूह के कारण ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर, और क्वेश्चन कर रहा है, नहीं गुजरती है? तो जैसा हमने देखा कि एशिया से तो कर्क रेखा गुजरता ही, अफ्रीका से भी गुजर रहा है, लेकिन और उत्तरी अमेरिका से भी गुजरता है कर्क रेखा, लेकिन एक मात्र जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है जहां से यह रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री देशांतर पर समय में कितने मिनट का अंतर आता है? तो 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लगता है? अभी जैसा मैंने कैलकुलेशंस बताया तो यह है 4 मिनट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होगी? तो 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो अधिकतम होगी वो होगी विषुवत रेखा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाएंगे, इसमें अंतर होता चला, यानी कि वह कम होता चला जाएगा। विषुवत रेखा से यदि उत्तर की तरफ जाएं या विषुवत रेखा से यदि दक्षिण की तरफ जाएं तो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वह कम होती चली जाती है। देशांतर रेखा के बारे में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछे हुए कि कौन सी रेखा जो है यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है? तो इसका जवाब ये होता है, यह देशांतर रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से यह जोड़ते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से देशांतर और अक्षांश रेखा के में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। ठीक है, यह मात्र अभी एक शुरुआत है, यानी ये एक केवल और केवल हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है ताकि धीरे धीरे कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाना सीख लें। हमारा प्रयास ये होगा कि एक पूरी तरह से सीरीज में आपको, यानी कि आज जैसे हम लोग इसको पढ़ा है, इसके बाद फिर हम लोग इंडिया के जितने भी एनसीईआरटी जो बेस्ड हैं, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी प्रश्न होंगे इन डिटेलिंग उनको हम लोग लाएंगे और धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें आपको हम लोग करवाएंगे। ठीक है, न केवल ज्योग्राफी का बल्कि इसमें पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगा और साथ साथ में करंट अफेयर्स तो रहेगा ही रहेगा। करंट अफेयर्स का अभी हम लोग वीकली एडिशंस ला रहे हैं, यानी हर सप्ताह में करंट अफेयर्स की, यानी पूरे सप्ताह में जो भी घटना घटित हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और ये हम लोग करेंगे मंडे को। ठीक है, आप सभी लोगों को यह पूरी तरह से, यानी धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी हमने प्रश्नों को थोड़े से सीमित रखी है, परंतु प्रश्न संख्या बढ़ेगा। क्लियर? और प्रैक्टिस हम लोग करते चले जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स भी हम लोग इसका प्रोवाइड करेंगे
जो कि मेरे टेलीग्राम ऐप पर प्रोवाइड रहेगा। आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइएगा, ठीक है? लिंक इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम में ऐप में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।